और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर में उपचुनाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। यहां पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में ये सीट कई मायनों में काफी अहम है। सबसे अहम है ये सीट ममता बनर्जी के लिए। यहां पर एक तरह से कह लीजिए कि नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। हर हाल में ममता बनर्जी के लिए ये सीट जीतना अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी अगर आप देख लें तो ममता बनर्जी अगर ये सीट नहीं जीतती हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में ये सीट जीतना ममता बनर्जी के लिए काफी अहम है। आपको बता दें, यहां पर वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, इस वक्त जो है 7:13 हो रहे हैं और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि वहां पर कतारें लगनी शुरू हो गई है, लोग आ रहे हैं। तस्वीरें जरा हमें दिखाएं। जी बिल्कुल श्वेता, मेरे पीछे आप देख सकती हैं जो कतारें हैं अभी छोटी होती जा रही है, क्योंकि तब जस्ट शुरू हुई थी वोटिंग। अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं भीतर उनको घुसाया जा रहा है। और ये ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला होना है आज वो मुख्यमंत्री रहेंगी या नहीं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो वोटिंग परसेंटेज हो वो बहुत ज़्यादा हो। अगर हम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज 65% के आसपास रहा था, जो बंगाल का एवरेज होता है उससे कम था। ऐसे में उपचुनाव में साधारणतः जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो कम होता है। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों की चिंता यही है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो किसको नुकसान ज़्यादा होगा, और दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो। और यहाँ पर हम बूथ के भीतर जा रहे हैं और ये मित्र इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर ममता बनर्जी खुद वोट देने आती है। हाई प्रोफाइल बूथ है ये। अभिषेक बनर्जी थोड़ी देर में यहाँ पर अपना मत डालने आएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ पहुंचेंगी। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको भीतर में तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में सेंट्रल फोर्सेज हैं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। कुछ गड़बड़ी क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन आखिरी चुनाव प्रचार था उस दिन थोड़ी हिंसा हुई थी, तो उसके मद्देनज़र जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस को भी रखा गया है, पुलिस बाहर में तैनात है और भीतर में सेंट्रल फोर्सेज को रखा गया है। और ये कई बूथ हैं यहाँ पर जहाँ पर सभी जगह जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तय समय पर ही शुरू हुई है और थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं और पिछली बार से ज़्यादा निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं वो भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। दूसरी बात है मौसम विभाग, क्योंकि कल हमने देखा सारा दिन बारिश हुई थी बंगाल में और भवानीपुर में ही कई जगह पानी भी भर गया था। ऐसे में कॉर्पोरेशन की मदद से जगह जगह पानी को भी निकाला गया है और उम्मीद की जा रही है बारिश ना हो आज। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अनुपम, आपसे और हम जानकारी लेंगे और आपको सुनाते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ जो खड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल, क्या कुछ कह रही हैं वो मतदान से पहले, सुनिए। देखिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब आपको दिखाई देगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दुनिया भर में रोना रोते हैं कि उनका देश आतंक पीड़ित है, लेकिन सच तो यह है कि खुद पाकिस्तान आतंकी पालता है। लश्कर ए तैयबा के साथ मिलकर आईएसआई आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह है पाकिस्तान के जिंदा पकड़े गए आतंकी का कबूलनामा। पाकिस्तानी आतंकी का जिंदा सबूत। गरीब बच्चों को आतंकी बनाता है आईएसआई। पाकिस्तान सेना भारत में करवाती है घुसपैठ। आज पाकिस्तानी आतंकी बोलेगा, पाकिस्तान के आतंकी राज खोलेगा। उन्नीस साल के इस नौजवान के मासूम चेहरे पर मत जाइए, क्योंकि अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया होता तो भारत में तबाही मचा देता। यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का जीता जागता चेहरा है, जीता जागता सबूत है। उरी में मुठभेड़ के दौरान हमारी सेना के जवानों ने अली बाबर नाम के इस आतंकी को जिंदा पकड़ा है।
इस आतंकी ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। तो वो घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो वो रहते ही मैंने काम करना शुरू किया। 50,000 रुपए का लालच देकर ISI ने इसका ब्रेन वॉश करके इस नौजवान को आतंकी बनाया, बकायदा ट्रेनिंग दी। सुनिए आतंकी का ये कबूलनामा। मुझे वीजा पे घर पे दिया, ऐसे हवाले किया, ऐसे ही मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर और मास्टर था गाड़ी के पास है, तो मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के प्राइस दे रहा था अफगान था, उसमें ट्रेनिंग दी और फोटो मशवरा को एक मान था फॉलो कर आपका मार उसको तस्वीर की, तस्वीर करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। अंदारों को और लक्ष्मी मान था पास किया। अब दुनिया को और क्या सबूत चाहिए? पकड़ा गया आतंकी कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI गरीब नौजवानों को आतंकी फैक्ट्री में झोंककर उन्हें खून खराबे की ट्रेनिंग देती है। बाबर नाम के इस आतंकी को भी ISI ने ट्रेनिंग देकर 10 दिनों के राशन पानी और हथियारों के साथ भारत की सीमा में भेजा था। हमने तो प्यार किया, किया और लोग क्या करेंगे, हमें पाकिस्तान के लोग शेयर है पाकिस्तान तो और 5 महीने की 2 कजन्स दिया और एक किस्सा दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया, 8 दिन का सामान। बाबर और उसके साथी तो पूरी तैयारी के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। पाकिस्तान ने उरी में पहले की तरह एक और हमले की साजिश रची थी। बाबर और उसके साथी आतंकी पाकिस्तानी साजिश के टूल्स थे, लेकिन 26 सितंबर को सेना से इनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सेना ने बाबर के एक साथी को मौत की नींद सुला दिया। बाबर भी भारतीय सैनिकों की राइफल्स के निशाने पर आ गया। हमारी पार्टी और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हमारी पूरी पार्टी का थी, हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला तो फायर हुआ तो मैं डर गया, तो मैंने सामने खाई में डालना लगा दी, तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला। फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे, तो ऊपर के 2 रहते थे, अंदर आना था, कोई पीछे 4 लोग पीछे मैंने भागे और हम 2 अंदर कर गए थे। तो कल हम फैसला किया हम वापस आगे नहीं फायर हो गए। बाबर का साथी अनस सेना के साथ मुठभेड़ में मारा जा चुका था। बाबर अपनी जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा वो जिंदा रहना चाहता है। भारतीय सैनिकों ने उसे जिंदा पकड़ लिया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले, देखा हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया। सील करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, वो खड़ा था, उन्होंने ऐलान किया तुरंत करा के अपने आप को हमारे बारे कर दो, हम कुछ नहीं थे। लेकिन जो मेरे साथ अनस भाई था, वो पुराना बंदा था, उसने फायर कर मारा गया। हिंदुस्तानी आर्मी के जवान को फायर किया, फायर मारा उसने। फिर तो आगे कार्रवाई में हिंदुस्तानी आर्मी फायर खोला, उसमें साथ वाला आदमी था अनस, उसको तो मार गिराया। और मैंने जब देखी उसकी डेड बॉडी तो मेरे से प्रकाश नहीं हुआ, मैंने उसके सरेंडर करने का ऐलान कर दिया। मैंने जब ऐलान किया तो हिंदुस्तान आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद मुझे ऐसा टूटा, उससे मारा पीटा नहीं, भाई की तरह मेरे की तरह रखा। पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर के खुलासों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के असली चेहरे को उजागर कर दिया है। इमरान दुनिया भर में पाकिस्तान को आतंक पीड़ित देश बताते फिरते हैं। इस आतंकी के कबूलनामे ने साफ कर दिया है कि इमरान खान खुद आतंकियों के सरपरस्त हैं। पाकिस्तान में उनकी और उनकी सेना की देखरेख में चलती है आतंकी फैक्ट्री। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव हो रहे हैं, भवानीपुर में ये उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में आज दीदी की प्रतिष्ठा जो है वो एक तरह से दांव पर है, क्योंकि ये सीट अपने आप में काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर ममता बनर्जी
वर्सेस बीजेपी, या फिर कह लीजिए प्रियंका टिब्रेवाल यहां पर मैदान में है, जिसको लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के मैदान में थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस सीट की, भवानीपुर की सीट की, जहां पर कुछ समय बाद ममता बनर्जी, हालांकि बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी शाम तक यहां पर मतदान करने के लिए आएंगी और खुद अभिषेक बनर्जी भी यहां पर आएंगे। ये वही केंद्र है जहां पर ममता बनर्जी मतदान करती हैं। भवानीपुर की बात करें तो ये ममता बनर्जी का ही गढ़ रहा है, ये सीट रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें इस सीट को छोड़कर, अपनी पारंपरिक सीट को छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को चुना था, जहां पर शुभेंदु अधिकारी से वो चुनाव हार गई थी। जिसके बाद एक बार फिर से अब ये उपचुनाव हो रहा है और ये उपचुनाव बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी एक बार फिर से है, इसलिए बीजेपी की नजर भी इस सीट पर है और यहां पर बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा गया है, जिनके लिए जमकर प्रचार किया गया। उम्मीदवार 12 हैं, मतदाता 2 लाख से ज्यादा हैं। यहां पर 97 मतदान केंद्र यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा की कमान जो है वो केंद्रीय बल संभाल रही है। तो ये सीट, जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां काफी अहम है, कई मायनों में ये सीट अगर बचती है तभी ममता बनर्जी की जो कुर्सी है मुख्यमंत्री की वो बच पाएगी, इसीलिए ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुपम, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने बताया कि जिस सीट पर आप वहां पर मौजूद हैं, जिस केंद्र पर आप मौजूद हैं, वहां पर ममता बनर्जी भी वोट करने आती हैं, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक वो वहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगी? जी श्वेता, ममता बनर्जी अमूमन दोपहर बाद ही चुनाव क्षेत्र में उतरती हैं और अपना वोट डालने आती हैं। तो आज भी जो हमें अब तक मालूम चल रहा है, शाम 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी इसी केंद्र में आएंगी, जहां पर अब सुबह से ही कतारें हमें देखने को मिल रही हैं और अपना वोट डालेंगी। लेकिन उससे पहले अभिषेक बनर्जी का सुबह सुबह ही जो कार्यक्रम है, वोट देने का कार्यक्रम है, ममता बनर्जी के परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी यहाँ पर वोट देंगे। लेकिन ममता बनर्जी हर बार हमने देखा है कि दोपहर बाद ही वो निकलती हैं और 3 से 4 के बीच में वोट डालती हैं। तो इस बार भी जैसी जानकारी है कि 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहाँ वोट डालने आएंगी। चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं जरा बाकी जगह जहां पर अभी वोटिंग शुरू हुई है वहां पर क्या हालत है। आपसे इंद्रजीत जानना चाहेंगे, आप जिस जगह पर मौजूद है, जहां पर वोटिंग हो रही है, जहां पर उसका नजारा, उसकी तस्वीरें भी हमें दिखाएं और बताइए कि वहां पर लोगों में कितना उत्साह है इस उपचुनाव को लेकर खासकर। बिल्कुल श्वेता, इस वक्त हम लोग खड़े हैं मित्रो इंस्टीट्यूशन स्कूल में। ये ममता बनर्जी के घर के बिल्कुल नजदीक है। यहीं पे ममता बनर्जी आएंगी दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में। अभिषेक बनर्जी का भी यहीं पे मतदान करना है और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर हमको इस वक्त दिख रहा है कि कोलकाता पुलिस के अफसर हैं, उसके साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स जो है CAPF, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया। आप देख सकते हैं ये वो स्कूल है मित्रो इंस्टीट्यूशन। अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त देखिए किस तरह से जांच हो रही है गेट पर और जो मतदाता है वो अंदर जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस जो है डिप्लॉय तैनात किया गया है, उनके साथ साथ आर्म्ड फोर्स भी है और मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है पूरे कोविड प्रोटोकॉल के साथ। कैसे आपको दिखा देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अफसर है वो ग्लव्स दे रहे हैं, ग्लव्स प्रोवाइड कर रहे हैं मतदाताओं को और उसके साथ साथ सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये मद्देनजर में रखना बहुत जरूरी है कि ये कोविड स्थिति अभी भी जारी है और इस वक्त कोविड के परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ग्लव्स, मास्क मैंडेटरी है। जिसके पास ग्लव्स नहीं है उनको ग्लव्स दिया जा रहा है। टेम्परेचर स्कैनिंग भी हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर स्कैनिंग। दीदी एक तो देखा, टेम्परेचर स्कैनिंग मशीन भी है जिससे टेम्परेचर स्कैनिंग हो रही है और ये पूरा इंतजाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है। और भवानीपुर में इस वक्त जो शंका सबको थी कि पिछले 2 दिन से जिस तरह की बारिश पश्चिम बंगाल में हो रही थी, दक्षिण बंगाल में और कोलकाता में खासकर, उससे कैसे लोग बाहर आके मतदान करेंगे इसका डर था। लेकिन आप देख सकते हैं इस बूथ के अंदर अभी इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, बारिश रुक गई है और जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है और लोगों में काफी उत्साह उमंग है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ये कोशिश करेंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान केंद्र आए और अपना मतदान जो है वो करे, क्योंकि बाईपोल में, उपचुनाव में ये देखा जाता है कि कम लोग
टर्नआउट जो है वो कम बिल्कुल, होता लेकिन ये बहुत जरूरी है कि लोग बाहर निकले और मतदान करें। अनुपम और इंद्रजीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कैप्टन सिद्धू से नाराज है, आलाकमान सिद्धू से नाराज है, सिद्धू चन्नी से नाराज है, चन्नी विवादों से नाराज है, मनीष तिवारी कांग्रेस की नीति और नियंताओं से नाराज है, जबकि कपिल सिब्बल कांग्रेस की नीतियों से नाराज है। ये सारी नाराजगी कांग्रेस के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। सिद्धू और कैप्टन की नोकझोंक से शुरू हुआ विवाद अब कांग्रेस में बगावत का बिगुल बन गया है। पार्टी के अंदर ही कई खेमे दिख रहे हैं और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिद्धू नाराज थे, सिद्धू नाराज हैं। सिर मथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने एक बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब को, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। पंजाब में कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ चुनाव में जब लड़ेगी तब लड़ेगी। फिलहाल तो आपसी लड़ाई है, इज्जत पर बनाई है, पार्टी की जगह हंसाई है, मुश्किल घड़ी आई है। मुंह फुलाए बैठे सिद्धू को सीएम ने संदेश भिजवाया है कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर बात करें, पूरे विवाद को साफ करें। मैंने आज भी सिद्धू साहब से टेलीफोन पे बात की है कि पार्टी सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी की आइडियोलॉजी को मानती है और उसके ऊपर चलती है। आप आओ, बैठकर बात करो। जिस तरीके से आपको कोई गलतियां लग रही हैं वो पहले भी आप कर सकते थे, आप भी कर सकते हैं। चन्नी ने तमतमाए हुए सिद्धू को संदेश जब भिजवाया, उसके पहले ही सिद्धू ने आलाकमान को संदेश भिजवा दिया था और उस संदेश का ये था सार कि सिद्धू हथियार डालने को नहीं है तैयार। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ सकता। सिद्धू ने आज सुबह सुबह पहले ट्वीट किया और फिर दिल्ली दरबार को खबरदार किया कि बात आगे बढ़ानी है तो उनके संदेश का मतलब समझकर ही बात आगे बढ़ाई जाए। सिद्धू क्या चाहते हैं? सिद्धू के बयान में पार्टी को बचाने की चिंता से ज्यादा चेतावनी थी। इंसाफ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इहदे लई मैनूं कोई सोचण दी लोड़ नहीं है। दागी लीडरां ते दागी अफसरां दा सिस्टम तां भन्निया सी, दोबारा उन्हां नूं लिया के ओही सिस्टम खड़ा नहीं किया जा सकता। मैं इहदा विरोध करना। सिद्धू के तेवर बताते हैं कि वो तलखियों से सराबोर है। सूत्रों की माने तो तमाम नाराजगी के अलावा वर्चुअल इस्तीफा दे देने वाले सिद्धू 3 लोगों के इस्तीफे पर अड़े हैं। वो चाहते हैं कि चन्नी सरकार में मंत्री राणा गुरजीत सिंह, डीजीपी आईपीएस सहोता और महाधिवक्ता एसपी देओल का इस्तीफा ले लिया जाए। ये तीनों शीर्ष अधिकारी चरणजीत चन्नी की पसंद है। सिद्धू शुरू से ही इनकी नियुक्तियों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन अब तो इन्होंने इनके इस्तीफे को नाक का सवाल बना लिया है। सिद्धू को भरोसा है कि कई बार की तरह इस बार भी उनकी ही बात मानी जाएगी, लेकिन इस बार सिद्धू गच्चा खा सकते हैं क्योंकि सूत्रों की माने तो इस बार कांग्रेस ने प्लान भी तैयार कर लिया है और तो और कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर विचार भी कर रही है। सूत्रों की माने तो सिद्धू की कुछ मांगे जायज हैं जिन पर पार्टी विचार करने को तैयार है, लेकिन सिद्धू का बागी रवैया गांधी परिवार को नागवार गुजरा है, इसलिए उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। पार्टी के पास प्लान बी तैयार है।
संभव है कि कांग्रेस सिद्धू की नाराजगी पर ऐसा कोई फैसला ले ले, क्योंकि सिद्धू के नाराज होने पर कांग्रेस के ही नेता नाराज हैं। कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सिद्धू ने राहुल और सोनिया समेत पार्टी से विश्वासघात किया। राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने बड़ा विश्वास किया था सिद्धू साहब पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विश्वासघात है। पंजाब के एक विधायक का निशाना सिर्फ सिद्धू हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल भी मानते हैं कि कांग्रेस में स्थायी अध्यक्ष न होने से रणनीति नहीं है, और रणनीति नहीं है इसलिए पार्टी में भगदड़ मची है। In our party, at the moment there is no president, so we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. कपिल सिब्बल मानते हैं कि सरहद से जुड़े पंजाब में सरकार का अस्थिर होना राष्ट्र की सुरक्षा का भी मसला है, इसलिए विवाद समाप्त हो। लेकिन विवाद तो गहराता जा रहा है। मनीष तिवारी जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पार्टी के नेतृत्व की ही समझ पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में, और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में इस वक्त जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। सिद्धू चन्नी से नाराज हैं, कैप्टन समर्थक सिद्धू से नाराज हैं, आला कमान सिद्धू से नाराज हैं, मनीष तिवारी आला कमान से नाराज हैं, और कपिल सिब्बल पूरी पार्टी की नीति से नाराज हैं। और मिली जुली इस सारी नाराजगी ने चिंता की मारी कांग्रेस को जुगनू बना दिया है। चंडीगढ़ में मोहित शर्मा और सत्येंद्र चौहान के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।